नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी रात के कर्फ्यू की घोषणा की गई है। पंजाब सरकार ने कहा है कि रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक पाबंदियां रहेंगी। यह आदेश 3 अप्रैल तक लागू रहेगा। इसके अलावा राजनीतिक सभाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि पंजाब के 12 जिलों में पहले से ही रात का कर्फ्यू लागू था और अब इसे बढ़ाकर पूरे राज्य में कर दिया गया है। यह फैसला तब लिया गया है जब पंजाब में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन कम पड़ सकती है। राज्य सरकार ने कहा है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन के लिए वैक्सीन बची है और इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी हो जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुंबई जैसे शहरों ने खत्म हो रहे वैक्सीन के स्टॉक के बारे में आगाह किया है। टोपे ने यह भी कहा कि अब महाराष्ट्र के पास 14 लाख वैक्सीन के डोज बचे हैं, जिसका मतलब है ये 3 दिन का स्टॉक है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को हर हफ्ते 40 लाख डोज चाहिए ताकि हर रोज 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लागू रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। बता दें, राज्य में मंगलवार को 9,921 नए मामले सामने आए थे। मुकेश अंबानी एंटीलिया विस्फोटक मामले की जांच कर रही एनआईए ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि परमबीर सिंह से पूछताछ एनआईए के एक आईजी लेवल के अफसर ने की है। सूत्रों से पता चला है कि 4 घंटे तक चली पूछताछ में एनआईए के अधिकारियों ने परमबीर से सचिन वाजे के साथ संबंधों के बारे में सवाल जवाब किए। इसके अलावा पूर्व एसीपी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से भी एनआईए ने पूछताछ की है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में प्राथमिक जांच दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्राथमिक जांच करने के लिए सोमवार को सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था। मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने सचिन वाजे के मामले में अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सचिन वाजे को मुंबई पुलिस में नौकरी पर बहाल करने और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में उसके 9 महीने का कार्यकाल कैसा रहा, इस बारे में जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सचिन वाजे को सीआईयू में जगह तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के कहने पर दी गई थी और वह सीधे उन्हें ही रिपोर्ट करता था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करते वक्त कई पुलिस अफसरों को बाईपास किया जाता था। बस्तर में माओवादियों से लड़ते हुए जवानों की शहादत पर सवाल उठाने की वजह से असमिया लेखिका शिखा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर राजद्रोह का मामला लगाया गया है। गुवाहाटी पुलिस आयुक्त मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है। शिखा शर्मा ने अपने फेसबुक पेज पर कथित तौर पर लिखा है कि वेतन भोगी पेशेवर जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए मारे जाते हैं, उन्हें शहीद नहीं कहा जा सकता है। इस तर्क के आधार पर बिजली का झटका लगने से मरने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी को भी शहीद कहा जाना चाहिए। इस पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की वकील उमी डेका बरुआ और कंकना गोस्वामी ने दिसपुर थाने में शिखा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में शहीद शब्द नहीं है और किसी को आधिकारिक तौर पर शहीद नहीं माना जाता है, ना ही उनके लिए कोई खास व्यवस्था होती है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को हुए आतंकवादी हमले के बाद ये बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादी हमले के दौरान एक जवान उनके कब्जे में आ गया है, जिसके बाद माओवादियों ने सरकार से कहा है कि वो जवान को रिहा करने के लिए तैयार हैं। पुलिस जवान उनके दुश्मन नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार माओवादियों ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि बीजापुर हमले में सुरक्षा बलों के 24 जवानों की जान गई, 31 जवान घायल हुए, 1 जवान हमारी हिरासत में है। इस मुठभेड़ में पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के 4 जवानों की भी जान गई है। इस घटना पर हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। वो बातचीत के लिए मध्यस्थों के नामों की घोषणा कर दें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने साल 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 10.5% का अनुमान जताया है। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रहेगा। जब तक ग्रोथ स्टेबल नहीं हो जाती है, तब तक पॉलिसी रेट अकोमोडेटिव ही रहेगी। कोरोना संक्रमण के बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है, यदि कार अकेले चला रहे हैं तो भी मास्क जरूरी है। अदालत ने कार को एक सार्वजनिक जगह करार दिया और कहा कि मास्क उस व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच तो है ही जो उसे पहन रहा है, ये उसके आसपास के लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है। कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है।
अदालत अकेले कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने के खिलाफ केस की सुनवाई कर रही थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बिप्लब कुमार देब ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं उनके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामले मंगलवार को फिर से रिकॉर्ड तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 1,15,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। ये 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। इससे पहले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस रविवार को आए थे, जब 1,03,000 केस आए थे। इसके बाद सोमवार को करीब 97,000 पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। यानी 3 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब संक्रमण के मामले 1 लाख से ज्यादा आए हैं। इन नए मामलों के आने के बाद भारत में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 8,43,473 हो गए हैं। भारत में हर रोज संक्रमण के मामले अब दुनिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ब्रिटेन के मेडिकल रेगुलेटर ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाने के बाद जिन 30 लोगों के खून के थक्के जम गए थे, उनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें, ब्रिटेन द्वारा वैक्सीन लगने के बाद मौतों की स्वीकार्यता कई यूरोपीय देशों द्वारा इस शिकायत करने के बाद आई है। इससे पहले यूरोप के कई देशों ने खून जमने की शिकायत के बाद एस्ट्राजेनेका पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन के इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली पर किए गए ट्वीट का जवाब मोइन के पिता की ओर से आया है। मोइन के पिता मुनीर अली ने कहा है कि तस्लीमा के ट्वीट से उन्हें धक्का लगा है। उन्होंने कहा कि तस्लीमा ने जिस ट्वीट में अपनी सफाई दी है और कहा है कि वे कट्टरता के खिलाफ खड़ी हैं, अगर तस्लीमा खुद को शीशे में देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि कट्टरता क्या है। मुनीर ने कहा, यह एक मुस्लिम शख्स के खिलाफ घृणित रूढ़िवादी बात है और पूरी तरह इस्लामोफोबिक बयान है। बता दें, तस्लीमा ने ट्वीट कर कहा था कि अगर मोइन अली क्रिकेट में नहीं आए होते तो वह सीरिया जाकर आईसिस में शामिल हो गए होते। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।